टेक्नोराइज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है दोस्तों। आज हम एक नया टॉपिक लेकर आए हैं, लोकल डी स्ट्रेसिंग, जिसे मैनुअल में इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसिंग भी कहा गया है। लोकल डी स्ट्रेसिंग यानी इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस। दोस्तों, ये रेल फ्रैक्चर रिपेयर का पार्ट है। आप सभी जानते हैं कि रेल फ्रैक्चर जो है 4 पार्ट में उसका जो है रिपेयरिंग है। सबसे पहला अगर हम देखें तो फर्स्ट स्टेप वुड बी इमरजेंसी रिपेयर्स, उसके बाद में है टेम्पररी रिपेयर्स, उसके बाद है परमानेंट रिपेयर्स और उसके बाद में है डिस्ट्रेसिंग। ठीक है, तो ये जो डिस्ट्रेसिंग है इसी को हम कहते हैं लोकल डिस्ट्रेसिंग भी कहते हैं और इसी को इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस भी कहते हैं। तो दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि जब भी रेल फ्रैक्चर होता है तो हमें रिपेयर करनी पड़ती है। तो सबसे पहले हम इमरजेंसी रिपेयर्स करते हैं, उसके बाद में टेम्पररी रिपेयर्स, उसके बाद परमानेंट रिपेयर्स और उसके बाद में लोकल डिस्ट्रेसिंग हमको करना रहता है। तो दोस्तों, अक्सर जो है ये जो लास्ट वाला जो स्टेप है, डिस्ट्रेसिंग या फिर लोकल डिस्ट्रेसिंग जिसको हम कहते हैं, ये जो है अक्सर लोग जो है इसे नहीं कर पाते हैं। तो इसका इम्पोर्टेंस क्या है दोस्तों, ये मैं ज़रा ये इस वीडियो में आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, अगर हम मैनुअल में देखेंगे तो रेक्टिफिकेशन ऑफ रेल फ्रैक्चर जो है पैरा नंबर 349 में है, जिसके अंदर 4 स्टेजेस दिए गए हैं। उसमें पैरा 349 का 5D ऑलरेडी आप सभी लोग जानते हैं कि मैंने रेल फ्रैक्चर पे ऑलरेडी एक वीडियो बना दी है। मैं यहाँ पे लिंक यहाँ पे आपको शेयर कर देता हूँ। रेल फ्रैक्चर के बारे में हमको जानना है तो उस वीडियो को देख सकते हैं। आज हम जो है स्पेसिफिकली जो पॉइंट डी है, लोकल डिस्ट्रेसिंग, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो पैरा 349 5D यानी कि जो परमानेंट रिपेयर्स के बारे में बात कर रहा है, इसी को पहले हम पढ़ लेते हैं। इसमें क्या लिखा है? इट इज नेसेसरी टू कैरी आउट लोकल डिस्ट्रेसिंग ऑफ 125 meters, local distressing of 125 meter on either side for equalization of stresses। यानी लोकल डिस्ट्रेसिंग हम जो करते हैं ये इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए करते हैं। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा, पहले हम इसको जस्ट रीड आउट कर लेते हैं। क्या कहा जा रहा है कि लोकल डिस्ट्रेसिंग हमको इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए करना पड़ता है। किसमें? एलडब्ल्यूआर में। क्यों? परमानेंट रिपेयर हम जब करते हैं, देखिए आप सभी जानते हैं कि हम जो है इमरजेंसी रिपेयर के बाद हम टेम्पररी रिपेयर करते हैं तो वहां रेल बदली करते हैं। परमानेंट रिपेयर के टाइम हम दोनों तरफ वेल्डिंग कर देते हैं। तो जब ये परमानेंट रिपेयर हो जाता है तो हमारे एलडब्ल्यूआर के अंदर कुछ स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं जो कि कॉन्सेंट्रेटेड होता है। जहां फ्रैक्चर हुआ होता है वहां पे वो स्ट्रेस कॉन्सेंट्रेट हो जाता है। तो हमें क्या करना है, उसको वाइड स्प्रेड जो है डिस्ट्रीब्यूट करना है। उसके लिए हमें लोकल डिस्ट्रेसिंग करने की आवश्यकता होती है। ठीक है, तो इसके लिए यहाँ पे एनेक्स्चर 3/7, एनेक्स्चर 3/17, सॉरी, एनेक्स्चर 3/17 में इसके बारे में मेंशन किया गया है। इसको जस्ट हम रीड कर लेते हैं इस पैरा को। आफ्टर वेल्डिंग ऑफ जॉइंट्स at rail temperatures below TD, a length of track equal to 125 meter on either side be unfastened and tapped to ensure equalization of stresses and then refastened। यहाँ पे ये प्रक्रिया बताई जा रही है कि लोकल डिस्ट्रेसिंग कैसे की जाती है। दोस्तों, नॉर्मल जो डिस्ट्रेसिंग होती है हम सभी लोग जानते हैं, या फिर वो मैनुअल होगी या फिर वो रेल टेंसर से होगी। उसके अंदर हमें कट लगाना पड़ता है। कट लगाने के बाद में हम जो है उसको डिस्ट्रेस करते हैं। अगर मैनुअल डिस्ट्रेसिंग है तो टीडी जो हमारा होगा उस पर डिस्ट्रेस करते हैं। अगर रेल टेंसर हम यूज कर रहे हैं, चाहे वो मैकेनाइज हो चाहे हाइड्रोलिक हो, कौन सा भी होने दो, तो उस केस के अंदर हम जो है टीडी से जो है स्ट्रेस फ्री टेम्परेचर से थोड़ा लोअर साइड में हम लोग डिस्ट्रेसिंग करते हैं। आपने रेल डिस्ट्रेसिंग बाय रेल टेंसर की भी वीडियो देखी होगी। ठीक है, तो अब यहाँ पर हमें लोकल डिस्ट्रेसिंग में इसे क्यों कह रहा हूं, मैनुअल भी कह रहा है इसे लोकल डिस्ट्रेसिंग, बिकॉज यहाँ पर किसी प्रकार का कट नहीं लगाना है हमें। यहाँ पर हमें जो है स्ट्रेस जो एक जगह पे कॉन्सेंट्रेट हो चुका था उसको स्प्रेड करना है। तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है, लोकल डिस्ट्रेसिंग कब करेंगे? एट रेल टेम्परेचर बिलो टीडी। तो एक चीज समझ में आ गई, आपने परमानेंट रिपेयर करने के बाद में जब लोकल डिस्ट्रेसिंग हमें करना रहेगा तो हमें जो है टेम्परेचर हमारा टीडी से नीचे होना चाहिए। उसमें करना क्या है, अ लेंथ ऑफ ट्रैक इक्वल टू 125 मीटर ऑन आइदर साइड बी अनफास्टेंड एंड टैब्ड टू एंश्योर इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस एंड देन रीफास्टन। यानी कि जैसा डी स्ट्रेसिंग में हम क्या करते हैं कि पूरी चाबियां गिरा देते हैं, उसके बाद में हम क्या करते हैं, टैपिंग करते हैं।
यहाँ पर भी टैपिंग करना है, स्ट्रेसेस को जो है वाइड स्प्रेड कर देना, उसके बाद में चाबियां लगा देनी, रीफासन करना है। तो ये जो है आपका जो डिटेल आपका ये जो भी होगा आपने लोकल डिस्टेंसिंग किया होगा, इसको कह रहे हैं कि डिटेल्स ऑफ इक्वलाइजेशन ऑफ फोर्सेस शैल बी एंटर्ड इनटू टीएमएस अंडर लोकल डिस्ट्रेसिंग इन वेल फ्रैक्चर रिपोर्ट। वेल फ्रैक्चर का जो सेक्शन है टीएमएस में, उसके अंदर लोकल डिस्ट्रेसिंग की डिटेल्स हमें टीएमएस में एंटर करनी होती है। ठीक है, हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं अभी आगे। देखिए एनेक्स्चर 3/17 की हम जो बात कर रहे थे, एनेक्स्चर 3/17 आपके सामने स्क्रीन पर है। तो मैं जो है दोस्तों इसके अंदर बहुत कुछ लिखा हुआ है, टेक्निकलिटीज के हिसाब से एक्सप्लेन किया है। मैं इसको थोड़ा सिंपल लैंग्वेज में अपने तरीके से इसको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, बाकी मैनुअल में से तो हम पढ़ ही सकते हैं। तो हम लोग जो है विदाउट वेस्टिंग टाइम हम इसका एक्सप्लेनेशन में आपको मैं बता देता हूँ कि क्यों जरूरत पड़ती है लोकल डिस्टेंसिंग की। दोस्तों मैं आपको जो है बहुत सिंपल एग्जाम्पल से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूंगा। थोड़े टाइम के लिए हम लोग रेलवे से हटके रोडवेज पे हम लोग आ जाते हैं। जस्ट इमेजिन कि समझो ये हमारा रोड है, सपोज ये रोड ट्रैफिक जाने का मूवमेंट है समझो इस तरीके से, और इसमें जस्ट इमेजिन एज इफ यहाँ पर किसी तरीके का ऑब्स्ट्रक्शन आ गया, कोई जैसे मटेरियल वगैरह हीप वगैरह हो गया है, कुछ एक्सीडेंट वगैरह हो गया कुछ मटेरियल, एंड इट इज सच दैट कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं है बजाय इसके कि इसी रास्ते से जाए, बट ये इतना ज्यादा हीप है कि अब यहाँ से हम जा नहीं सकते। तो आइडियली स्पीकिंग अगर पूछा जाए किसी से कि अब यहाँ से व्हीकल कैसे पास हो, ट्रैफिक पर कैसे क्लियर हो, तो कोई भी यही कहेगा कि ये जो यहाँ पर जो लोड जो हीप हो गया है इसे हमें हटाना पड़ेगा। तो दिस इज थ्योरेटिकल वन। जब सब तरफ से ट्रैफिक जैम्ड है उस वक्त में इसको मोबिलाइज करना हटाना इतना पॉसिबल है नहीं। तो हमारे पास दूसरा तरीका क्या होगा, ये जो इतना बड़ा हीप हो गया है इसे हम क्या करेंगे, इसे हम वाइड एरिया में इसको स्प्रेड कर देंगे। जो भी मटेरियल होगा मिट्टी वगैरह या व्हाटएवर जो भी, हम क्या करेंगे इसको थोड़ी वाइड एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। इससे क्या हो जाएगा, इसका मैग्नीट्यूड जरा कम हो जाएगा। अब नाउ व्हीकल्स कैन नाउ टॉपल ओवर इट, और इधर पे से ये पास हो सकती है। इसको बाद में निकालना एक अलग चीज है। ठीक है, तो इसी तरह से हमारे हम अभी बात करते हैं हमारे LWR में रेल फ्रैक्चर जब होता है तो वहां पर क्या होता है, जरा मैं यहाँ पे वो आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन कर पाऊंगा। देखिए यहाँ पे मैंने एक टिपिकल एक रेल बनाई है। समझो कोई ये हमारा सेक्शन है, इसको कुछ हम इसकी कुछ वैल्यूज हम लोग अज्यूम कर लेते हैं, से 100 मीटर या वॉटेवर। ठीक है, ये कोई सेक्शन है, अभी यहाँ पे कोई रेल फ्रैक्चर नहीं हुआ है दोस्तों। तो हमारे इस सेक्शन की फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे बोल दूं कि इसकी वैल्यू से 100 मीटर है, इसको मैंने कह दिया कि 100 मीटर का डिस्टेंस है, से आई राइट इट एज से 100 मीटर। ठीक है, तो इसके अंदर अगर पूछा है कोई हमें कि 100 मीटर की रेल है तो इसके अंदर कितना मेटल होगा, तो एक सपोज इट इज 60 kg रेल, तो इट विल बी 100 इंटू 60 kg, यानी 6000 kg इतना रेल होगी। ठीक है, अब दोस्तों अभी रेल फ्रैक्चर होने के बाद क्या होता है अब हम देखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे रेल फ्रैक्चर होगा। देखिए दोस्तों जैसे हमने अभी डिस्कस किया था कि रेल फ्रैक्चर के पहले ये जो हमारा हिस्सा था यहाँ से लेके यहाँ तक जिसको हमने 100 मीटर अज्यूम किया था, तो आपने देखा था बिफोर फ्रैक्चर टोटल मेटल कितना था, टोटल मेटल इन 100 मीटर रेल इज फॉर 60 kg पर मीटर, इट इज 100 इंटू 60, 6000 kg, ये हमने देखा था 6000 kg। अब देखिए यहाँ पर अभी रेल फ्रैक्चर हो गया, आप यहाँ देख रहे हैं गैप बन गया, जैसे मैंने एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ लिखा से 20 mm गैप ड्यू टू रेल फ्रैक्चर। यहाँ पे रेल फ्रैक्चर हो गया। हम सभी जानते हैं कि रेल फ्रैक्चर कब होता है, जब एक पर्टिकुलर पॉइंट पे टेंशन डेवलप होता है तो फ्रैक्चर होता है। तो यहाँ पे फ्रैक्चर हो गया, से 20 mm का गैप आ गया। तो अब यहाँ पर हमको देखना है आफ्टर फ्रैक्चर टोटल मेटल इन 100 मीटर रेल कितना है। अब फ्रैक्चर हुआ तो अब इसके अंदर आप देखें कि अब ये दो पार्ट हो गए। पार्ट वन ये हो गया, से ए इसका नाम ले लिया, इसका नाम मैंने बी ले लिया। सपोज मैं इसका नेमिंग कर देता हूं, से दिस इज ए एंड दिस इज बी। तो ये ए प्लस बी ये मिला के ये अभी भी 6000 kg होगा दोस्तों, लेकिन यहाँ पे अब फर्क क्या रहेगा
कि ये जो टोटल 100 मीटर में जो रेल थी 6000 केजी था, अब ये जो पोर्शन है क्योंकि यहाँ पे टेंशन डेवलप हुआ, रेल इज कॉन्ट्रैक्टिंग बिकॉज ऑफ लो टेम्परेचर, रेल फ्रैक्चर हुआ, कंप्रेशन है, तो यहाँ पर जो है यहाँ पे रेल हमारी जो है सिकुड़ जाती है, कंप्रेस हो जाती है, तो A प्लस बी विल गिव यू 6000 केजी ओनली। लेकिन दोस्तों ये जो मैंने रेल को पहले ले किया था तब 6000 केजी था, अब यहाँ पर ये एक्स्ट्रा गैप डेवलप हो गया। अब यहाँ पर मैं क्या करूंगा, इसी टेम्परेचर पर, अब जो भी टेम्परेचर पे हमारा रेल फ्रैक्चर हुआ उसी तापमान पे हम क्या करते हैं, नई रेल डालते हैं। से मैं अब यहाँ पे न्यू रेल डालता हूँ, मैं यहाँ पे मार्क करके आपको दिखाता हूँ, थोड़े सा मार्क करता हूँ मैं, से ये जो पोर्शन है इसके अंदर हमने न्यू रेल डाल दी। अब आप यहाँ पे गौर से देखेंगे अगर, तो ये जो पोर्शन है इक्वल टू द गैप, इक्वल टू द गैप, ये जो पोर्शन में हमारा इक्वल टू 20 mm हमारा एक्स्ट्रा मेटल ऐड हो गया। एक्स्ट्रा मेटल, यहाँ पे मैंने इसका कैलकुलेशन आपको करके दिखाया है, 20 डिवाइड बाय 1000, 20 mm को मैंने क्या किया, मीटर में किया है, इंटू 60 केजी पर मीटर, तो ये आपका आ गया 1.2 केजी। अब ये जो मेरा 100 मीटर का सेक्शन था जहां पर पहले 6000 केजी मेटल था, अब उसके अंदर 1.2 केजी ऐड हो गया, दैट मीन्स 6000 1.2 केजी रेल अब इतने हिस्से में है। अब इसका क्या सिग्निफिकेंस है, यहाँ पर इससे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, वो ये है कि ये जो सेक्शन था जहां पर अब पहले जितनी रेल थी, जितना मेटल था, यहाँ पर एक्स्ट्रा मेटल हैज बीन एडेड, एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस हो गया। तो दोस्तों ये जो एक्स्ट्रा मेटल इंड्यूस हो गया, ये क्या करेगा, ये पर्टिकुलर पॉइंट पे एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप करेगा। अब ये जो एक्स्ट्रा, इसको एग्जांपल के तौर पे हम लेते हैं कि मान के चले कि हमारे पास कोई कंटेनर है, कोई सामान रखने का कंटेनर है, उसकी कैपेसिटी है एक्स अमाउंट। एग्जांपल लेते हैं, हमने कोई एक बैग ले लिया, हमने सपोज एक बैग हमने लिया, उसके अंदर सपोज हम लोगों को सूटकेस वगैरह हमने लिया, उसके अंदर हम कुछ कपड़े रखते, से इसकी कैपेसिटी कि भाई हम लोग जो है 10 पेयर्स क्लोथ उसके अंदर रख सकते हैं। लेकिन अगर मैं ये सोचूं कि चलो एक दो पेयर और ऐड कर दें और उस बैग को बंद करने की कोशिश करेंगे, तो हम देखेंगे कि बैग जो है ओवर स्ट्रेस हो गया है ना। ओवर स्ट्रेस होने से देयर आर चांसेस कि जिप फेल हो जाए, देयर आर चांसेस कि बैग हमारा जो है फट जाए। इसी तरीके से ये जो सेक्शन की जो कैपेसिटी यहाँ पर, जैसे मैंने एग्जांपल में 6000 केजी बताया, यहाँ पर 1.2 केजी का एक्स्ट्रा मेटल इंट्रूजन हो गया, तो ये जो एक्स्ट्रा मेटल है, ये जो है हमारे जो है ट्रैक में एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस डेवलप करेगा। अभी तो नहीं, लेकिन ये जब गर्मियों का मौसम होगा तो उसी सेक्शन में हमारी ऐसी ये जो डिजाइन है पर्टिकुलर गैप के हिसाब से, अब उधर पे क्या होगा, जितनी बार रेल फ्रैक्चर होगा इक्वल टू द गैप के हिसाब से उतरा मेटल उसके अंदर एडअप होते चला जाएगा। ये जो होगा कहीं ना कहीं हमारे एसईजे को बिफोर रीचिंग पर्टिकुलर टेम्परेचर से TD प्लस 25 हम बोलते हैं बकलिंग के लिए, TD प्लस 10 हमारा जो बाउंड्री लिमिट है जहाँ पे हम लोग वर्क क्लोज करना पड़ता है, उसके पहले पहले ही जो एसईजे को अननेसेसरली जो है गैप कम करने लगेगा, टेंडेंसी टुवर्ड्स जैमिंग होने लगेगी, तो कम टेम्परेचर पर ही बकलिंग होने के चांसेस हो जाते हैं। इसके लिए दोस्तों हम लोग यहाँ पर, अभी हमको मैनुअल ने क्या करने के लिए कहा है वो मैं आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करता हूँ। मैनुअल क्या कहता है हमारा, कि ये जो जगह है, जैसे कि अभी यहाँ पे एक रेल में ड्रॉ कर देता हूँ, से ये मेरी रेल है, इस जगह पे मेरा फ्रैक्चर हुआ है, से दिस प्लेस देयर इज अ फ्रैक्चर। अब हमने क्या किया, यहाँ पे नई रेल बिछा दी, नई रेल में बना देता हूँ यहाँ पे, अभी समझिए मेरी नई रेल है, यहाँ थोड़ा सा मार्किंग में ये दिखा रहा ताकि हमको पता चले कि फ्रैक्चर यहाँ हुआ है, इस जगह पे फ्रैक्चर हुआ था। तो अब हमारा मैनुअल क्या कहता है, यहाँ जो एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस डेवलप हो गए हैं, इसको एक्स्ट्रा स्ट्रेसेस जो डेवलप हो गए हैं, इसे मैनुअल कहता है कि दोनों तरफ स्ट्रेसेस को इक्वलाइज करने के लिए, यानी कि जो कॉन्सेंट्रेटेड स्ट्रेस था, जो स्ट्रेस एक जगह पे कॉन्सेंट्रेटेड था, उसको वाइड एरिया में, जैसे मैंने अभी आपको रोडवेज का एग्जांपल दिया, बिल्कुल वैसा ही यहाँ पर हमको क्या करना पड़ेगा, स्ट्रेसेस को बैलेंस करना पड़ेगा। यानी कि देखिए अभी अगर मैं स्ट्रेस डायग्राम की बात करूं, तो स्ट्रेस डायग्राम बना के भी मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूं। मैं आपको स्ट्रेस डायग्राम की सहायता से भी एक्सप्लेन करता हूं, रुकिए। से ये हमारा जो है स्ट्रेस डायग्राम हमारे LWR का है, जब यहाँ पे कोई रेल फ्रैक्चर नहीं था। अब द मोमेंट यहाँ पे रेल फ्रैक्चर होता है, तो हम जानते हैं कि यहाँ पे दो टेम्पररी ब्रीदिंग लेंथ बन जाती है, दो टेम्पररी ब्रीदिंग लेंथ यहाँ पर बन जाएगी। तो ये जो टेम्पररी ब्रीदिंग लेंथ जब बनेगी, तो उस वक्त क्या होगा, होगा ये कि ये अब जो है इस तरीके से दो LWR बन जाएंगे, एक LWR ये, एक LWR ये, बिकॉज ऑफ दीज टू टेम्पररी ब्रीदिंग लेंथ।
अब मैंने क्या किया, यहाँ पे रेल बदली कर दिया। जब मैं रेल बदली करता हूँ, तो होना तो ये चाहिए था कि ये स्ट्रेस डायग्राम इस तरीके से हो, लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक्स्ट्रा मेटल इंट्रूजन हुआ है, इस वजह से यहाँ पर कुछ टॉप अप स्ट्रेस डेवलप हो जाता है। यहाँ मैंने एग्जांपल के लिए थोड़ा ज़्यादा बनाया आपको सिर्फ समझने के लिए, एक्स्ट्रा स्ट्रेस यहाँ पे ये डेवलप हो गया। तो ये जो एक्स्ट्रा स्ट्रेस डेवलप हुआ है, इसको जो है दोस्तों ये हमारे को बाद में तकलीफ देने वाला है। गर्मियों के मौसम में एक्स्ट्रा स्ट्रेस जो है अनबैलेंस स्ट्रेस हमारे ट्रैक में फिर से प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। इसी को हमें क्या करना है, वाइड स्प्रेड करना है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, 125 मीटर आइडर आइदर साइड जो यहाँ पे कहा जा रहा है, तो यहाँ पे एग्जांपल के तौर पे मैं बता रहा हूँ, यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, इसको वाइडर एरिया में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे, जिसकी वजह से इसका जो इम्पैक्ट है, ये अब कम हो जाएगा। इससे अब क्या हो गया, ये इम्पैक्ट इसका कम हो गया। तो दिस इज नथिंग बट इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस। तो लोकल डिस्ट्रेसिंग हम क्यों करते हैं, इक्वलाइजेशन ऑफ स्ट्रेसेस के लिए। उम्मीद करता हूँ दोस्तों आप सभी को समझ में आया होगा। कमेंट जरूर करिएगा, सो दैट अगर कुछ इंप्रूवमेंट का स्कोप है तो नेक्स्ट टाइम हम जरूर इंप्रूव करेंगे। थैंक यू।